फिर हम इसके बाद बात करें तो हम इसके बाद में जो देखने वाले हैं वो है आपका मिल्क की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि वो कैसा दिखता है और किस वजह से दिखता है, तो वो हम सारे कारण यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे कि जो मिल्क है उसके भौतिक गुण या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी। तो दूध के भौतिक गुण, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दूध के जो भौतिक गुण है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना है। आपने अधिकांश देखा होगा कि जो गाय का जो दूध होता है ना, जो गाय का जो दूध होता है, किसका दूध, गाय का जो दूध होता है वो कैसा होता है, हल्का पीला। किस रंग का होता है, हल्का पीला। तो हमें ध्यान रखना है कि जो गाय का जो दूध है वो हल्का पीला किस कारण से दिखाई देता है, या फिर हम कहें कि जो इसका कारण क्या है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो है दूध में उपस्थित कैरोटीन। क्या चीज, कैरोटीन। और ये आपका जो प्रश्न है ये पेटेंट क्वेश्चन है, यहां से ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमेशा पूछा जाता है, हो सकता है कि आगे वाले आने वाले एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जो दूध में जो दूध के जो पीलापन का जो कारण है वो क्या हो जाएगा, आपका कैरोटीन हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि दूसरी अगर बात करें कि ये जो गाय का जो दूध होता है, इस गाय का जो दूध होता है इसका अगर हम बात करें अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित घनत्व, और अगर अपेक्षित घनत्व की बात करें तो 1.028 से लगाकर 1.030 होती है अपेक्षित घनत्व, किसका, गाय का दूध का। फिर हम बात करें कि अगर भैंस के दूध की बात करें, किसके दूध की, भैंस का दूध है ना, और इस भैंस के दूध की बात करें और इसका हम देखें क्या, अपेक्षित घनत्व है ना, तो वो कितना हो जाएगा 1.032। तो ये आपको अपेक्षित घनत्व ध्यान रखने हैं। और ये अगर अपेक्षित घनत्व क्यों ध्यान रखने हैं, ये इसका रीजन भी बता देता हूं। दूध का जो अपेक्षित घनत्व है इसमें ये जो वैल्यू होती है, इसी वैल्यू के आधार मानकर है ना, हम इसमें पानी का मिलावट या फिर क्रीम का मिलावट जो होता है उसका हम अध्ययन कर सकते हैं, क्लियर, कि या फिर चेक कर सकते हैं कि पानी की मिलावट या नहीं है या फिर क्रीम की मिलावट नहीं है। ये वाला जो आधार बिंदु होता है इससे हम देख सकते हैं। फिर हम बात करें कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इस दूध का वो कितना होता है, मतलब उबाल बिंदु। कौन सा बिंदु, उबाल बिंदु की बात करें तो कितना होता है उबाल बिंदु, तो 101 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर। फिर हम बात करें इसके बाद में इसी दूध के बारे में कि इसका हिमांक बिंदु कितना हो जाएगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा। तो हम बात करें इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा -0.52 से लगाकर 0.56 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर। तो इतने पे दूध क्या हो जाएगा, जमने लगेगा इस पॉइंट पर। फिर हम बात करें इसी दूध की कि पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो 6.4 से बात करें 6.7 पीएच वैल्यू होती है। एक चीज ये ध्यान रखेंगे। फिर बात करें दूध का अपवर्तनांक, क्या बात करेंगे, दूध का अपवर्तनांक, दूध का अपवर्तनांक है ना, तो अपवर्तनांक की वैल्यू पूछे तो वो हो जाएगी 1.3440 से लगाकर 40 से लगाकर कितना हो जाएगा 1.3480, क्लियर। ये आपको ध्यान होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें कि इसकी जो विद्युत जो संचालकता होती है वो कितनी होती है, किसकी बात करें, दूध के बारे में है ना, तो दूध की जो विद्युत संचालकता है ना, संचालकता की बात करें
तो वो हो जाएगा आपका 0.005 और विद्युत संचालकता की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मोह होती है। तो ये सारी जानकारी आपको ध्यान होगी। और हम बात करें और है ना, तो दूध में जो अम्लता का जो कारण होता है, दूध में अम्लता का कारण है ना, इसमें दो कारण देखे जाते हैं। अगर पहली बात करें तो पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्राकृतिक कारण, और दूसरा जो कारण हो जाएगा विकसित कारण या फिर कृत्रिम तरीके से जो देखते हैं वो, है ना, तो विकसित, है ना, दो कारण हो जाते हैं। और अगर हम बात करें इस प्राकृतिक कारण, मतलब दूध में जो अम्लता जो आती है, जो खट्टास आती है ना, तो उसमें प्राकृतिक कारण क्या क्या हो जाएंगे, तो बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, फिर हम बात करें किसकी, साइट्रेट की बात करें, और किसकी बात कर सकते हैं, तो एक हम बात करें कि एल्बुमिन की, एल्बुमिन, और हम बात करें किसकी, केसीन, है ना। तो ये सारी जो होता है, और हम बात करें एक और चीज आप ध्यान रखना, फोस्फेट, है ना, तो इनकी वजह से खट्टापन उत्पन्न होता है किसमें, दूध के अंदर। फिर हम बात करें कि इस दूध के वैधानिक मान की, है ना, किसकी बात करेंगे, दूध और कुछ उसके वैधानिक मान, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे दूध का वैधानिक मान, दूध का वैधानिक मान। अगर हम बात करें इस दूध के वैधानिक मान की, तो ये जो दूध होता है इसके वैधानिक मान की अगर हम बात करें, तो एक तरफ आप लिखेंगे दूध, किसका दूध, मतलब पशु, है ना, और एक तरफ आप लिखेंगे वैधानिक मान क्या क्या होना चाहिए, वैधानिक मान। क्लियर पॉइंट। फिर अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम भैंस का दूध, किसका दूध, भैंस का, भैंस का दूध। और इस भैंस के दूध की अगर हम बात करें तो जो वसा कंटेंट होता है वो कितना होता है, 6.0 तो वसा होती है। और अगर हम बात करें कि सॉलिड नॉट फैट SNF की बात करें तो SNF कितना होता है, तो 9%। क्लियर, ये ध्यान होना चाहिए। फिर हम किसकी बात करें, गाय की बात करें, है ना, गाय का दूध। अगर गाय के दूध की बात करें तो जो वसा कंटेंट इसमें होता है वो होता है 3.5 वसा। और अगर SNF की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 8.5%। क्लियर। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा लगभग इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। और एक और चीज आपको ध्यान रखना है, कौन सा, भेड़ का दूध, भेड़ का दूध। और इसका अगर फैट परसेंट पूछे तो 7.0 तो वसा होती है। और हम पूछे SNF की वैल्यू तो SNF की वैल्यू इसमें हो जाएगी 9.0% SNF। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। बाकी बहुत कम सवाल पूछेंगे कि दूसरे जो मेन जो मोस्टली जो दूध का उपयोग करते हैं वो करते हैं हम किसका, भैंस, गाय, भेड़, है ना। और बात करें ये भेड़ इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसमें जो वसा का जो कंटेंट होता है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। SNF भी सर्वाधिक मात्रा 9.0%। क्लियर। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और फिर हम बात करें एक और मिल्क होता है ना, एक और मिल्क के नाम सुना होगा आपने, टोंड मिल्क, टोंड मिल्क, है ना। जो ये टोंड मिल्क होता है इसमें बात करें तो वसा का कंटेंट कितना होता है, 3.0 वसा। और अगर हम बात करें इसी के SNF की, है ना, तो SNF कितना हो जाएगा, 8.5%। क्लियर। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें कि जो हमारा जो दूध के जो प्रकार होते हैं, है ना, विपणन,
विपणन के आधार पर दूध के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो आपको नाम मोटा मोटी ध्यान होने चाहिए। और सबसे पहले बात करें तो संपूर्ण दूध या फिर शुद्ध दूध, है ना, शुद्ध दूध, शुद्ध दूध। क्लियर। फिर अगर हम बात करें इसके बाद में, तो इसके बाद में हो जाएगा एक दूध आता है आपका स्टैंडर्ड मिल्क, मानकीकृत दूध। फिर एक और दूध होता है और वो दूध होता है आपका टोंड दूध। क्लियर। और एक और दूध की अगर हम बात करें तो पुनः रचित दूध। और एक और अगर हम बात करें तो एक और होता है आपका पुनः संयोजित दूध। और अगर एक और हम बात करें तो एक और होता है आपका पूरित दूध। क्लियर। तो इसके बारे में हमें ध्यान रखना है कि ये जो पूरित दूध है, मतलब यानी विपणन के आधार पर अगर हम देखें तो विपणन के आधार पर आपको कौन कौन से प्रकार के दूध पाए जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला तो हो जाएगा आपका शुद्ध दूध, फिर मानकीकृत जो स्टैंडर्ड दूध के नाम से जानते हैं, और एक होता है टोंड दूध, और एक होता है पुनर्रचित दूध और पुनः संयोजित दूध, और अंतिम में पूरित दूध, है ना। तो ये विपणन के आधार पर 6 प्रकार आपको ध्यान रखने हैं। फिर मैं इसके बाद में हमें बात करूं कि जो दूध होता है उसको उसकी प्रोसेसिंग की बात करूं। दूध का प्रसंस्करण, अगर दूध के प्रसंस्करण की बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें तो दूध को क्या किया जाता है, तो सबसे पहले बात करें तो दूध को क्या किया जाता है, दूध को ठंडा। क्लियर। फिर अगर दूसरी बात करें तो दूसरी बात में अगर हम देखें कि क्या करेंगे, दूध का पाश्चुरीकरण करेंगे, दूध का पाश्चुरीकरण, जिसे हम पाश्चुराइजेशन के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम बात करें इसमें तो एक होता है आपका कम ताप, है ना, कम ताप और अधिक समय विधि। और अगर हम बात करें एक और होता है, वो होता है आपका उच्च ताप कम समय विधि। और एक और होता है आपका, वो होता है अल्ट्रा UHT, नाम सुना होगा, है ना। और इसका मतलब होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, अल्ट्रा हाई तापमान। क्लियर। तो हम बात करें इस कम ताप अधिक समय विधि के अंदर क्या करते हैं कि जो टेम्परेचर होता है वो कितना रखते हैं, 73 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। और या फिर हम कहें टेम्परेचर अगर फ़ारेनहाइट के अंदर दे तो फ़ारेनहाइट के अंदर कितना हो जाएगा, 145 डिग्री फ़ारेनहाइट। और कितने टाइम के लिए रखेंगे, तो कितने टाइम के लिए, 30 मिनट के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कम ताप अधिक समय विधि। और हम बात करें उच्च ताप पर कम समय विधि, तो इसमें जो टेम्परेचर रखा जाएगा वो रखेंगे 72 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर फ़ारेनहाइट के अंदर पूछे तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर कितने समय के लिए रखेंगे, तो कितने समय के लिए, 15 सेकेंड के लिए। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां पर 5 स्टार लगाकर ये कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर।
क्योंकि सर्वोत्तम विधि मानी जाती है इसको। फिर हम बात करें, एक विधि आती है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, है ना। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर की बात करें तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में जो तापमान रखा जाता है 135 डिग्री सेंटीग्रेड से लगाकर 149 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखा जाता है। और कितने सेकंड के लिए रखते हैं? 1 से लगाकर 5 सेकंड के लिए दूध को रखा जाता है इतने तापमान पर। क्लियर? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें, जो मिल्क का आपने ये गर्म वगैरह किया है इतने टेम्परेचर पे, इसका पाश्चुरीकरण करेंगे। और पाश्चुरीकरण के बाद में क्या करते हैं, दूध स्टैंडर्डाइज करेंगे उस दूध को, है ना। तो हम लिखेंगे स्टरीलाइज्ड टेम्परेचर, है ना। स्टरीलाइज्ड टेम्परेचर या फिर स्टरीलाइज्ड टेम्परेचर रखेंगे। और हम बात करें इसके अलावा हम कह सकते हैं स्टरीलाइज्ड मिल्क कह दो यहाँ पर, है ना, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अगर हम बात करें कि आफ्टर ये वाली जो प्रोसेस कराएंगे किसके बाद करवाएंगे? आफ्टर पाश्चुराइजेशन। आफ्टर पाश्चुराइजेशन क्लियर? पाश्चुरीकरण प्रोसेस के बाद में ये प्रोसेस करवाई जाएगी। और इसमें क्या करेंगे, जो टेम्परेचर रखेंगे वो रखेंगे 200 से लगाकर 211 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? कितने मिनट के लिए? तो 30 मिनट के लिए, है ना। इसको क्या किया जाएगा? इसको हीट किया जाएगा। क्लियर? तो ये जो प्रोसेस होती है वो स्टरीलाइज मिल्क का होता है, ये प्रोसेस होती है। और अंतिम में क्या करेंगे कि जो एक प्रोसेस और अपनाई जाती है फैट को एक्सट्रैक्ट करने की, है ना। तो फैट को एक्सट्रैक्ट, क्योंकि वो क्या करता है कि अपने जो दूध है वो गर्म किया हुआ है, तो गर्म करने का मतलब ये फैट को एक्सट्रैक्ट, मतलब यानी क्या करेगा, जो फैट की मात्रा दूध के अंदर है उसके छोटे छोटे जो कण में उसको क्या कर देंगे? विघटित कर देंगे। और विघटित करने के बाद में जो प्रोसेस होता है वो फैट एक्सट्रैक्ट मेथड। और जब भी हम दूध की पैकिंग करेंगे तो ध्यान रखना कि उसमें जो फैट होगा वो जमा हुआ नहीं होगा, और उसकी जो लाइफ होगी वो दूध की क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी इससे। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण बात करें कि हमें दूध से कौन कौन से उत्पाद मिल जाते हैं, है ना। तो हम यहां पर लिखेंगे दूध के उत्पाद। दूध के उत्पाद सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? खीस की। और खीस क्या होता है? क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। क्लियर? तो ये जो खीस होता है वो क्या होता है समझा देता हूं। जो ये खीस होता है ये होता क्या है? सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो गाय या भैंस है ना, जब गर्भ अवस्था के अंदर होती है वो, और उसके बाद में एक बछड़े को जन्म देती है ना, जन्म देने के बाद में जो पहला जो दूध जो निकलेगा 10 से जो ड्यूरेशन जन्म से लगाकर 10 दिन के अंदर जो दूध निकलता है ना, और वो जो दूध होता है वो जम जाता है। वो उसमें जो ये भी कहा जाता है वो बहुत ही गुणवत्तापूर्ण वाला होता है। और हम बात करें कि उसमें जो पोषक तत्व भी होते हैं वो प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं, ये चीजें हम जानते हैं। तो ये जो होता है ये खीस वही होता है जो जन्म से लगाकर, जो गाय होती है उस जन्म से लगाकर मतलब जो बछड़े को जो जन्म देगी, गर्भ अवस्था है, उसके बाद में जो जन्म जब बछड़े को दे देगी उस दिन से लेकर 10 दिन का जो अंतराल होता है, इसके बीच में जो दूध जो कलेक्शन किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? खीस कहते हैं। क्लियर? फिर अगर हम बात करें ये अगर जो खीस है, इस खीस के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो खीस है ये कैसा होता है? ये खीस, इस जो दूध होता है वो गाढ़ा होता है और कैसा होता है? पीला होता है। एक चीज ये ध्यान रखेंगे। और क्या ध्यान रखेंगे? इसमें एक एंटीबॉडी पाई जाती है ना, IgA एंटीबॉडी, है ना, प्रेजेंट होती है, जो
कि या तो फिर जो भी ये दूध का सेवन करेगा, चाहे वो बछड़ा हो या फिर मनुष्य, कोई भी सेवन करे इसे, तो यही वाला जब दूध का सेवन करेंगे तो इससे क्या होगा, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है ना, बीमारियों से जो लड़ने की जो क्षमता होती है वो भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर और क्या बात करें, SNF भी क्या होती है इसमें ज्यादा। क्लियर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि ये वाला जो दूध होता है, इस दूध में क्या होता है, क्लोराइड, क्या होता है, क्लोराइड होता है ना। और इस क्लोराइड की वजह से ही ये वाला जो दूध है ना, ये जो खीस है, इसकी जो विद्युत संचालकता होती है, विद्युत संचालकता वो भी कैसी होती है, बहुत ज्यादा। क्लियर, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें कि इस खीस है, इसको खाने के या फिर क्या क्या महत्व है इसके, है ना, हम किसकी बात करेंगे, हम महत्व की बात करेंगे यहाँ पर कि इसके क्या क्या महत्व है ना। सबसे पहले हम बात करें कि ये डाइजेशन में बहुत उपयोगी है। क्लियर, शिशु के। फिर अगर हम बात करें और, है ना, तो ये रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको भी क्या करता है, बढ़ाता है इसके सेवन से। और अगर हम बात करें कि इसके खाने से क्या होगा, सभी पोषक तत्व मौजूद, मतलब सभी पोषक तत्वों की प्राप्ति हो जाएगी, सभी पोषक तत्व मिलेंगे यहाँ पर। क्लियर। और अगर हम बात करें कि इसमें और कौन क्या क्या चीज मिलेगी, इसमें मिलेंगे विटामिन ए मिलेगा और बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्लियर, इस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि विटामिन B1 भी होगा, B2 भी होगा, B3 भी होगा, B5 भी होगा, B7 भी होगा, B9 भी होगा और B12 भी होगा। क्लियर, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे जब हम जनरल साइंस की क्लासे कंटिन्यू करेंगे उसमें विटामिन ए का नाम क्या होता है, बी का नाम क्या होता है, और बी में भी अगर कॉम्प्लेक्स है तो B1 का नाम क्या है, B2 का क्या नाम है, B3 का क्या नाम है, इन चीजों के बारे में हम चर्चाएं करेंगे वहां पर, है ना। तो यहाँ पर आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो खीस होता है इसमें विटामिन ए और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। फिर उसके बाद में मैं बात करूं कि और इस दूध से क्या बनाया जा सकता है, तो एक और उत्पाद होता है, आपने नाम सुना हो तो क्रीम। क्लियर, और इस क्रीम के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें जो क्रीम की बात करें तो जो मिनिमम जो फैट होता है, कम से कम अगर फैट की बात करें तो फैट कितना होना चाहिए, 20% फैट। क्लियर, वसा की मात्रा। और अगर हम बात करें, किसकी बात करें, और अगर हम बात करें तो जो पतली क्रीम है ना, किसकी, पतली क्रीम, पतली क्रीम की बात करें, और हम बात करें मध्यम क्रीम, और अगर हम बात करें कैसी क्रीम की, गाढ़ी क्रीम। तीन प्रकार की यहां पर हम क्रीम देखते हैं। और अगर हम बात करें कि जो आपकी ये क्रीम जो होती है ना, पतली क्रीम की बात करें तो इसमें जो फैट कंटेंट होना चाहिए वो होना चाहिए 20 से 25%। और बात करें मध्यम क्रीम की तो हम बात करें उसमें फैट, वसा की मात्रा कितनी होती है, 25 से लगाकर 45%। और बात करें गाढ़ी क्रीम की तो गाढ़ी क्रीम में जो फैट की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 45% से अधिक होती है। इतना आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात यहां तक। फिर अगर हम बात करें और कौन से उत्पाद मिलेंगे, तो और एक और उत्पाद की बात करें और उस उत्पाद का नाम है मक्खन। क्लियर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, बटर। फिर और एक और चीज मिलती है आपको, घी, और हम बात करें दही, और अगर हम बात करें खोया,
खोया या फिर मावा। और अगर हम बात करें और क्या चीज मिलेगा तो छेना, छेना। और अगर हम बात करें और क्या क्या मिलेगा तो और आपने नाम सुना होगा पनीर। तो क्लियर है यहां तक कि हमने क्या क्या चीजें देखी कि क्रीम मिलेगा, इसमें मिनिमम फैट परसेंट कितना होना चाहिए 20% तो होना ही चाहिए, तब हम इसको क्या बोलेंगे क्रीम कहेंगे। और क्रीम भी अगर उसमें जो फैट की जो मात्रा है उस कंटेंट के आधार पर हमने 3 भागों में विभाजन किया है, एक पतली क्रीम होती है, एक मध्यम क्रीम होती है और एक गाढ़ी क्रीम होती है। और जो सबसे पहले जो बात करी वो पतली क्रीम की बात करी, जिसकी जो फैट में जो कंटेंट की जो मात्रा होती है वो 20 से लगाकर 25% होती है। और मध्यम जो हम क्रीम की बात करें तो मध्यम क्रीम में जो वसा का जो परसेंटेज हो जाएगा वो 25 से लगाकर 45% होती है। और अगर बात करें घाटी क्रीम की तो 45% से ऊपर। और भी इस दूध से बहुत सारे उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जैसे मक्खन की बात करें, घी की बात करें, दही की बात करें, खोया या फिर मावा की बात करें, छेना की बात करें और पनीर हो गया, है ना। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें है ना कि दूध मिल्क टेस्ट की बात आती है ना, मिल्क टेस्ट, उसमें हम विभिन्न तरह की विधियों का अध्ययन करते हैं, है ना। तो यहां पर लिखेंगे दूध का परीक्षण, दूध का परीक्षण। अगर इस दूध के परीक्षण की बात करें, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं मिल्क टेस्ट, मिल्क टेस्ट, है ना। मिल्क टेस्ट करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि उसमें विभिन्न तरह की इंप्योरिटीज होती है, मतलब यानी इंप्योरिटीज मिलाते हैं उसमें, क्योंकि उसकी लाइफ क्या कर दे इंक्रीज कर दे कि जो दूध होता है वो एक्सपायर नहीं हुआ है ना, तो उसकी जो लाइफ होती है जैसे कि 1 दिन की लाइफ है तो उस लाइफ को 2 या 3 दिन बनाने के लिए उसमें कुछ चीजें ऐड की जाती है ना। तो और वो क्या होता है वो जो ऐड कर रहे हैं वो हम सेवन करेंगे और सेवन से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। इसीलिए इन चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है कि मिल्क टेस्ट कैसे करें और उसमें मिलावट का पता कैसे लगाएं। और सबसे पहले बात करें दूध का अपेक्षित घनत्व, दूध का अपेक्षित घनत्व, है ना, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना। क्लियर, ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। इसमें हम बात करें जो इसमें कैसे चेक करेंगे, इस दूध का हम आधार क्या लेंगे, आधार लेंगे भैंस हो या फिर गाय हो, उसका अपेक्षित घनत्व कितना था, बताया था मैंने पीछे की स्लाइड में, अपेक्षित घनत्व, है ना, उसको आधार लेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी आधार लेंगे। अगर हम बात करें कि इसका जब पाठ्यांक हम निकालेंगे, ठीक है, हम इसका जो दूध का जो परीक्षण करेंगे, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं दूध का परीक्षण की बात करें तो परीक्षण किससे करते हैं लैक्टोमीटर। क्लियर, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। फिर मैं बात करूं, है ना, फिर मैं बात करूं कि जो गाय का जो दूध होता है उसका अपेक्षित घनत्व की बात करूं, या फिर मैं बात करूं किसकी भैंस की, और उसमें भी अगर उसके दूध की मैं किसकी बात करूं अपेक्षित घनत्व की बात करूं, किसकी बात करूं अपेक्षित घनत्व की बात करूं, तो वो हो जाएगा आपका 1.028 और गाय का हो जाएगा, और भैंस की बात करें तो 1.032 हो जाएगा। ये आपका आधार हो गया। अगर दूध में अगर गाय का दूध है और गाय का दूध में अगर हम इस लैक्टोमीटर से अगर परीक्षण करें तो अगर इसकी वैल्यू, अगर इसका जो पाठ्यांक की बात करें, पाठ्यांक, है ना, इसकी जो वैल्यू आएगी जब हम टेस्ट करेंगे, कोई भी मिल्क का सैंपल लेंगे और इसका पाठ्यांक अगर क्या हो जाए कम आए, है ना, इसका पाठ्यांक क्या आ जाए कम आ जाए, तो समझ लेना क्या मिला रखा है इसमें, पानी मिला रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज है। और अगर हम बात करें इसके पाठ्यांक की, है ना, पाठ्यांक,
और इसी का अगर हम पाठ्यांक की बात करें इन दोनों में, है ना, तो अगर बात करें पाठ्यांक कैसा आ जाए, ज्यादा आ जाए, तो ज्यादा आने का मतलब है उसमें क्या मिला रखा है, क्रीम मिला रखी है ना। दूध को गाढ़ा करने के लिए क्या मिला रखा है, तो क्रीम मिला रखी है। और एक और वर्ड आता है स्प्रेटा, ये मिला रखा है ना। तो ये समझना है कि हमने बेस क्या लिया, बेस लिया अपेक्षित घनत्व किसका, गाय और भैंस का। अगर बताता है कोई कि ये गाय का दूध है, ये भैंस का दूध है, इसमें पानी की मात्रा तो नहीं मिला रखी है ना, कैसे पता लगाए, तो इस लेक्टोमीटर से उस दूध का परीक्षण करेंगे, इसका जो पाठ्यांक आएगा और उस पाठ्यांक को हम इससे तुलना करेंगे। अगर पाठ्यांक इस जो वैल्यू है ये 1.08 इससे अगर कम आता है तो पानी मिला रखा है, और ज्यादा आएगा तो इसमें क्या है, क्रीम या फिर स्प्रेटा मिला रखा है। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक विधि आती है आपकी गर्बर विधि, गर्बर विधि। और इस विधि से किसका परीक्षण किया जाता है, तो जो दूध में जो वसा होती है उसका मापन करते हैं। तो इसका उपयोग वसा का मापन करने में उपयोगी है, ठीक है, ये गर्बर विधि। और क्या चीज बात करें, तो वसा का मापन में हम किस चीज का उपयोग करते हैं, तो ब्यूटाइरोमीटर। क्लियर, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वसा का मापन हम किससे करेंगे, तो ब्यूटाइरोमीटर से करेंगे। कैसे करेंगे, 10 ml हम क्या लेंगे, H2 10 ml तो हम क्या लेंगे, H2SO4 लेंगे। और हम बात करें और क्या लेंगे, तो 10.75 ml दूध का सैंपल लेंगे। क्लियर, और हम इसमें क्या मिलाएंगे, है ना, ये वाला जो पिपेट भरेंगे वो पिपेट से भरेंगे। और हम बात करें कि 1 ml इसमें क्या मिला देंगे, 1 ml एमिल एल्कोहल, क्या मिला देंगे, एमिल एल्कोहल मिला देंगे। क्लियर, तो ये किससे चेक करेंगे, ये करेंगे हम, ये सारी चीजें किसमें डाल देंगे, इस ब्यूटाइरोमीटर के अंदर। क्लियर, फिर हम बात करें इस ब्यूटाइरोमीटर के अंदर डाल दिया, है ना, ब्यूटाइरोमीटर जो होगी उसमें डाल दे। फिर हम बात करें कि जो गर्बर विधि होती है, गर्बर विधि में जो गर्बर मशीन का उपयोग करते हैं, गर्बर मशीन, है ना, और इस मशीन से ये जो सैंपल है ना, ये सारी चीजें मिक्स कर रखी है, इसको 1100 RPM रोटेशन पर मिनट, 1100 रोटेशन पर मिनट पर क्या किया जाता है, तो घुमाया जाता है ना। और घुमाने के बाद में क्या होगा, घुमाने के बाद में क्या होता है कि अर्धचंद्राकार परत बनती है, इस तरह की अर्धचंद्राकार परत बनती है ना। मतलब यहाँ वाला जो कंटेंट और यहाँ वाला कंटेंट अलग अलग हो जाएगा, है ना, फैट और दूध, तो उससे हम पता लगा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, ये इस तरीके से, है ना, इस तरीके से यहाँ पर एक रिंग बन जाएगी और यहाँ वाला कंटेंट और यहाँ वाला कंटेंट अलग अलग आपको दिखेगा। तो ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, गर्बर विधि भी होती है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वसा का मापन में उपयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहली बात। फिर बात करें कि एक और टेस्ट होता है और वो होता है कोल्ट, है ना, क्या हो जाएगा, कोल्ट ऑन बॉइलिंग टेस्ट, जिसको हम कहते हैं सीओबी टेस्ट। क्या कहते हैं, सीओबी टेस्ट के नाम से जानते हैं। और इसका परीक्षण, इसको किस लिए यूज करते हैं, तो खीस का परीक्षण करने में। क्लियर, ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। फिर हम बात करें कि दूध का परीक्षण और कैसे कर सकते हैं, तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, मतलब
आंखों से देखकर, है ना, देखकर हम पता लगा सकते हैं। और अगर हम बात करें कि उसको सूंघ कर भी पता लगाया जा सकता है कि इसमें क्या मिला रखा है। क्लियर। फिर हम बात करें कि और किससे पता लगाएं, अम्लीयता परीक्षण, अम्लीयता परीक्षण करके भी पता लगाया जा सकता है। और अगर हम बात करें, है ना, अम्लीयता परीक्षण से भी पता लगाया जा सकता है। कैसे? दूध का जो पीएच होता है 6.7 होता है ना, हमें ध्यान है। और अगर इससे ज्यादा या फिर इससे कम आता है तो समझ लेना कि दूध में भी कुछ ना कुछ मिलावट कर रखी है। और अगर हम बात करें, है ना, और कैसे बात करें हम, और अगर हम बात करें तो कैसे, है ना, और अगर हम बात करें तो जो दूध में जो वसा का जो परीक्षण करते हैं वो किस माध्यम से कर रहे थे, अपकेंद्रीय, है ना, वो भी ध्यान रखना। फिर एक और आपका होता है हंसा परीक्षण, हंसा परीक्षण। क्लियर है ना। तो हंसा परीक्षण में क्या करते हैं, जो गाय का जो दूध होता है उस दूध में भैंस का दूध और इनका क्या होता है, मिश्रण होता है। तो इसी का पता लगाने के लिए एक परीक्षण किया जाता है और उस परीक्षण का नाम है हंसा परीक्षण। और एक और जो परीक्षण होता है वो होता है आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट, है ना। और जो ये आयोडीन जो टेस्ट होता है वो दूध में स्टार्च की मात्रा पता लगाने के लिए, दूध में स्टार्च की मात्रा का पता लगाने के लिए किया जाता है। एक ये चीज ध्यान रखनी है। और एक अगर बात करें, एक और चीज होती है, वो होती है नाइट्रेट परीक्षण, है ना, नाइट्रेट परीक्षण, नाइट्रेट परीक्षण किया जाता है। और इस नाइट्रेट परीक्षण का मतलब ये है कि वर्षा जल तो नहीं मिला रखा है, इसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर। तो कौन कौन से टेस्ट किस लिए उपयोग में लिए जा रहे हैं ये आपको ध्यान होना चाहिए। क्लियर पॉइंट। तो हमें जो सबसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना आयोडीन टेस्ट, ध्यान रखना हंसा परीक्षण, ध्यान रखना सीओबी टेस्ट, है ना, इसके बारे में ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूं कि ये जो गर्भर विधि है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमेशा मतलब यानी कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर। फिर अगर हम बात करें कि कुछ मोटा मोटी चीजें हम देख लेते हैं, जैसे मैं बात करूं ऑपरेशन फ्लड, दूध से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड की बात करूं, ऑपरेशन फ्लड की बात करूं तो ऑपरेशन जो फ्लड है ना, तो ये जो ऑपरेशन फ्लड है ये क्यों चलाया गया था कि दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए, ठीक है ना। तो और जो ये ऑपरेशन जो ये फ्लड है ना, इसके जो जनक जाने जाते हैं वर्गीज कुरियन भारत के अंदर। क्लियर है ना। तो आप लिखेंगे यहां पर कि भारत में दूध का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से शुरुआत। क्लियर। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान होनी चाहिए। फिर मैं बात करूं कि श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जनक, है ना, किसमें, भारत में, तो कौन है, वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। क्लियर। ये ध्यान होना चाहिए। और ये 3 स्टेप में हुई थी। फर्स्ट ध्यान रखनी है, सेकंड ध्यान रखनी कब कब हुई थी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ज्यादा डीप नहीं जाना है। सबसे पहला जो चरण हुआ था वो 1900
70 से लगाकर 1978 के मध्य चला था, और जो दूसरा चरण इसका चला था वो था 1978 से 1985 के मध्य हुआ था, और तीसरा चरण जो चला था 1986 से लगाकर 1996। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 3 चरण है ना, कितने, 3 चरण में हुआ था। क्या हुआ था, ऑपरेशन फ्लड। ये जो ये अभियान चलाया था है ना, ये इसके जो जनक पूछे जाते हैं, श्वेत क्रांति के जनक पूछे जाए तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। क्लियर, ये आपको ध्यान रखनी है। फिर अगर हम बात करें कि प्रमुख पशु डेयरिया, कौन कौन सी डेयरिया है वो भी ध्यान रखनी है। प्रमुख पशु डेयरिया है ना, इसमें सबसे पहले बात करें हम तो गंगमूल डेयरी। गंगमूल डेयरी, और ये जो गंगमूल जो डेयरी है वो कहां पर है, तो गंगानगर में। क्लियर, ध्यान रखना है। और गंगानगर तो कहां है आप जानते होंगे, राजस्थान के अंदर है। फिर हम बात करें एक और डेयरी की, और उस डेयरी का नाम है पद्मा डेयरी। मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, पद्मा डेयरी के बाद में बात करें तो ये जो पद्मा डेयरी के बाद में 2 चीजें आप लिखेंगे। ये जो पद्मा जो डेयरी है ये आपकी अजमेर के अंदर है, और अजमेर के अंदर तो है ही, लेकिन ये सबसे पुरानी डेयरी है। 2 बिंदु आपको ध्यान रखने, सबसे पुरानी डेयरी। तो सबसे पुरानी डेयरी की बात करें कौन सी है, तो पद्मा डेयरी। क्लियर पॉइंट। फिर हम बात करें कि इस पद्मा डेयरी के बाद में एक और डेयरी आती है, और उस डेयरी का नाम है वर्मोल डेयरी। क्या नाम है, वर्मोल डेयरी। और ये जो वर्मोल डेयरी है ये कहां पर है, रानीवाड़ा में। और रानीवाड़ा कहां है, जालोर में, और वर्तमान सांचौर में। क्लियर, ध्यान रखना है। और अगर अब मैं बात करूं कि ये जो डेयरी है वर्मोल डेयरी, ये सबसे बड़ी डेयरी है, सबसे बड़ी डेयरी। क्लियर। और मैं बात करूं और किस किस की, तो उर्मुल डेयरी, उर्मुल डेयरी। अगर इस उर्मुल डेयरी के बारे में बात करें तो कहां पर है, बीकानेर के अंदर है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऊँटनी के दूध के लिए। क्लियर, ये ध्यान रखना है। और एक और डेयरी आती है, और उस डेयरी का नाम है सरस डेयरी। और ये सरस डेयरी कहां पर है, तो जयपुर में। क्लियर। और अगर बात करें कि अमूल डेयरी है ना, अमूल डेयरी, और ये अमूल डेयरी कहां पर है, गुजरात में है। और अगर इसका संस्थापक पूछा जाए, संस्थापक है ना, तो संस्थापक कौन हो जाएगा, वर्गीज कुरियन। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर वो जो हमारे राज्य की वो प्रमुख जो डेयरिया थी उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पर कलेक्ट की है। और यहाँ पर कुछ जानकारी ली है हमने कि जो गंगमूल जो डेयरी थी है ना, इस गंगमूल को हम गंग से याद रखेंगे, और गंग का मतलब होता है गंगानगर, है ना, तो उससे याद रखना है। और हम बात करें इस पद्मा डेयरी की, तो पद्मा डेयरी कहां पर है, तो पूछा जाए तो अजमेर के अंदर है। और ये जो पद्मा डेयरी है ये सबसे पुरानी डेयरी है। और यहां से क्वेश्चन हमेशा मतलब यानी कि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने की बहुत संभावना है ना, तो ध्यान रखना पद्मा डेयरी के बारे में। और बात करें इस वर्मोल डेयरी की, तो ये जो वर्मोल डेयरी है ये रानीवाड़ा सांचौर के अंदर है ना, रानीवाड़ा सांचौर के अंदर है। और हम बात करें कि ये जो वर्मोल डेयरी है ये राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी है। क्लियर।
फिर हम बात करते हैं इस उर्मुल डेयरी की, और ये उर्मुल डेयरी तो ऊँटों के दूध, ऊँटनी के दूध के लिए प्रसिद्ध है। और हम बात करें कहां पर है तो बीकानेर के अंदर है, और सरस की बात करें तो जयपुर, और अमूल डेयरी की बात करें तो गुजरात हो जाएगा। क्लियर पॉइंट, यहां तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और हम एक और नेक्स्ट क्लास में हम एक और चीज देखेंगे कि जो दूध में अलग अलग चीजों का हम परीक्षण करेंगे, और वो किस तरीके से परीक्षण करते हैं वो भी देखेंगे। और हम देखेंगे कि इसमें किन किन चीजों का मिलावट किया गया है, या फिर किन किन चीजों की मिलावट है या नहीं, वो सारी चीजें हम पता करेंगे, वो देखेंगे हम अगली क्लास में, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।